एक जमाना था जब राष्ट्रपति भवन परिसर के भीतर बने इस 15 एकड़ के शाही बगीचे में सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय और उनके खास विदेशी मेहमान ही जा सकते थे। आम हिंदुस्तानियों के लिए यहाँ आने पर पूरी तरह से रोक थी। लेकिन आज वही ऐतिहासिक मुगल गार्डन, जिसे अब हम अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं, पूरी तरह भारत की आम जनता के लिए खुला हुआ है। इस समय उद्यानोत्सव के समर एडिशन के तहत 16 अगस्त से 15 सितंबर 2026 के बीच कोई भी नागरिक यहाँ बिल्कुल मुफ्त में घूमने जा सकता है। इसके लिए बस आपको राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना मुफ्त ई पास पहले से ऑनलाइन बुक कराना होता है। इसके बाद यहाँ आने वाले लोगों की एंट्री सीधे नॉर्थ एवेन्यू के पास बने राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होती है। सुरक्षा कारणों से अंदर सिर्फ मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होती है, लेकिन अगर आपके पास पर्स, बैग, पानी की बोतल या कोई अन्य सामान है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गेट पर ही सामान सुरक्षित जमा करवाने के लिए मुफ्त क्लॉक रूम और लॉकर की पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे ही आप चेकिंग के बाद इस उपवन के रास्तों पर कदम बढ़ाते हैं तो चारों तरफ फैले मखमली लॉन और खिलते फूलों के बीच आपको इस जमीन की एक बेहद खास बात महसूस होती है। ये सिर्फ एक खूबसूरत बगीचा नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर पिछले 100 सालों के सत्ता परिवर्तन और लोकतांत्रिक बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी समेटे हुए है। इस ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत साल 1950 में हुई थी, जब आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस भवन में रहने आए। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के दौर का ये आलीशान बगीचा हमेशा से आम जनता से दूर रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी समय ये फैसला लिया कि आजाद भारत के राष्ट्रपति भवन और इस बगीचे पर देश की आम जनता का सबसे पहला हक है, और इसी फैसले के बाद हर साल इस बगीचे को आम जनता के लिए खोलने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इस पथरीली पहाड़ी पर मुगल शैली का यह बगीचा आखिर बना कैसे? इसकी दास्तान हमें सीधे 1911 में ले जाती है, जब अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का फैसला किया। उस समय मुख्य वास्तुकार सर एडविन लुटियंस यहाँ पूरी तरह से एक ब्रिटिश और यूरोपीय शैली का बगीचा बनाना चाहते थे। वह किसी भी भारतीय डिजाइन के पक्ष में नहीं थे, मगर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी लेडी हार्डिंग को पेड़ पौधों और बाग बगीचों का बहुत शौक था। वह श्रीनगर के निषाद व शालीमार बाग और लाहौर के मुगल बागों को देखकर काफी प्रभावित थी और लगातार लुटियंस से कह रही थी कि इस बगीचे को मुगल अंदाज में ही बनाया जाए। इसी बीच 23 दिसंबर 1912 को एक बड़ा मोड़ आया, जिसने इस पूरे बगीचे की किस्मत बदल दी। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर अचानक एक बम हमला हुआ। लेडी हार्डिंग उस वक्त उनके ठीक पास बैठी थी। इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों की जान तो बच गई, लेकिन इस जानलेवा हमले से लेडी हार्डिंग को गहरा सदमा लगा। इस सदमे के दौरान ही साल 1913 में कॉन्स्टेंस विलियर्स स्टुअर्ट्स की मशहूर किताब गार्डन्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स आई, तो इसे पढ़कर लेडी हार्डिंग का मुगल शैली के प्रति लगाव और भी गहरा हो गया। वह इस बात पर अड़िग रही कि वायसराय हाउस का बगीचा मुगल तर्ज पर ही बनना चाहिए, मगर लगातार गिरती सेहत की वजह से करीब 1.5 साल बाद जुलाई 1914 में इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद लुटियंस के मन में लेडी हार्डिंग के लिए बहुत सम्मान था, इसलिए वे उनकी इस आखिरी बात को टाल नहीं पाए। उन्होंने अपने पुराने यूरोपीय प्लान को किनारे रखकर श्रीनगर के मुगल बागों को समझा और ब्रिटिश व मुगल दोनों शैलियों को मिलाकर इस नए बगीचे का नक्शा तैयार किया। लुटियंस ने लेडी हार्डिंग की पसंद के मुगल तत्वों जैसे 4 हिस्सों में बटी चारबाग शैली, सीधी नहरें, लाल पत्थर के फवारे और चबूतरों को अंग्रेजी लॉन और फूलों की क्यारियों के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ दिया। अब नक्शा तो कागज पर बन गया, लेकिन रायसीना हिल्स की पथरीली और बंजर जमीन पर इसे सच कर दिखाना कोई आसान काम नहीं था। इस काम का जिम्मा सौंपा गया विलियम मस्टो को, जो पौधों और मिट्टी के काम में माहिर थे। मस्टो ने बाहर से अच्छी उपजाऊ मिट्टी मंगवाई, पानी की सही निकासी का इंतजाम किया और कोलकाता के बोटेनिकल गार्डन से खास दूब घास लाकर यहाँ का मखमली लॉन तैयार किया। करीब 11 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1928 से 1929 के बीच में जब यह पूरा बगीचा बनकर तैयार हुआ, तब तक लेडी हार्डिंग के निधन को 14 साल बीत चुके थे। यानी जिस लेडी हार्डिंग की वजह से यह मुगल गार्डन बना, वह खुद इसे कभी नहीं देख पाई। आज जब आप
इस 15 एकड़ के परिसर में आगे बढ़ते हैं तो इसके अलग अलग हिस्से अपनी अलग ही छटा बिखेरते नजर आते हैं। इसका मुख्य केंद्र सेंट्रल लॉन है, जहां मुगल शैली की 4 बाग नहरों के बीच लाल पत्थर से बने कमल के आकार के फव्वारे लगातार बहते हैं। सेंट्रल लॉन और लॉन्ग गार्डन के दोनों तरफ लगभग 5000 डहेलिया के फूलों की लंबी और रंग बिरंगी कतारें लगाई जाती हैं। डहेलिया अपनी घनी पंखुड़ियों और बड़े आकार के लिए जाना जाता है, जो खिलने पर किसी थाली जितने बड़े और चटक रंगों से भरे दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जमीन से नीचे गोल कटोरे के आकार में बना सर्कुलर गार्डन तितलियों और मौसमी फूलों का घर है, जबकि 12 फीट ऊंची लाल दीवारों से घिरा लॉन्ग गार्डन लताओं और छायादार पौधों से सजा हुआ है। यहाँ गुलाबों का भी एक बहुत बड़ा संग्रह है, जहाँ दुर्लभ हरा गुलाब और नीलापन लिए ब्लू मून के साथ साथ मदर टेरेसा, जवाहरलाल नेहरू, अब्राहम लिंकन, क्वीन एलिजाबेथ और ताजमहल के नाम पर रखे गए खास गुलाब अपनी खुशबू बिखेरते हैं। फूलों की इस महक के बीच यहाँ प्रकृति और इतिहास का एक बहुत पुराना और गहरा रिश्ता भी देखने को मिलता है। बाल वाटिका में 225 साल पुराना एक विशाल शीशम का पेड़ खड़ा है, जिसने अंग्रेजों का दौर, राष्ट्रपति भवन का बनना और आजाद भारत की पूरी यात्रा को अपनी आंखों से देखा है। इसके पास बच्चों के लिए एक ट्री हाउस भी बना है। इसी बाल वाटिका में जब एक पुराना पेड़ सूख गया तो उसे फेंकने के बजाय उसी की लकड़ी से बच्चों के लिए नेचर्स क्लासरूम बनाया गया, जहां बच्चे बैठकर पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। इसके पास ही बने बोनसाई गार्डन में ऐसे छोटे पेड़ संभाल कर रखे गए हैं जिनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है और जिन्हें कई दशकों की मेहनत से सुंदर आकार दिया गया है। देश की आजादी के बाद भारत के राष्ट्रपतियों ने भी इस बगीचे में अपने दौर की जरूरत और सोच के मुताबिक नए आयाम जोड़े। आजादी के शुरुआती दौर में जब देश में अनाज की भारी कमी थी, तब पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने आत्मनिर्भरता का संदेश देने के लिए इस आलीशान लॉन के एक हिस्से में खुद हल चलवाकर गेहूं की खेती करवाई थी। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन गुलाबों के गहरे जानकार थे, इसलिए उन्होंने दुनिया भर से गुलाब की नई किस्में मंगवाकर यहाँ लगवाई। आगे चलकर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने फरवरी 2006 में यहाँ म्यूजिकल गार्डन तैयार करवाया, जिसके 3 बड़े फव्वारे संगीत, रोशनी और विज्ञान के तालमेल से चलते हैं। उन्होंने ही 32 औषधीय पौधों वाला हर्बल गार्डन, सभी धर्मों के पवित्र पौधों वाला स्पिरिचुअल गार्डन और दृष्टि बाधित लोगों के लिए छूकर महसूस करने वाला टैक्टाइल गार्डन बनवाया। साल 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में योग और आयुर्वेद को समर्पित 6 एकड़ का आरोग्य वनम बना, जिसका डिजाइन ऊपर से देखने पर योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति जैसा दिखाई देता है। इसके बाद जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समय इसका नाम बदलकर आधिकारिक रूप से अमृत उद्यान किया गया। आज का अमृत उद्यान अपनी 100 साल पुरानी विरासत को संभालते हुए आधुनिक तकनीक से भी पूरी तरह जुड़ चुका है। अब यहाँ पौधों के पास QR कोड लगे हैं, जिन्हें मोबाइल से स्कैन करते ही पौधे का वैज्ञानिक नाम और उसके औषधीय गुण तुरंत पता चल जाते हैं। इसके साथ ही पत्थरों के बीच से बहती पानी की छोटी धारा बैबलिंग ब्रुक यहाँ आने वाले पर्यटकों को बहुत सुकून देती है। राष्ट्रपति का निजी निवास सीधे इसी बगीचे के सामने है, जहाँ वे दिन भर के गंभीर सरकारी कामकाज और तनाव से पहले सुबह की शांत वॉक और ध्यान करते हैं। साथ ही जब विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत आते हैं तो उनके साथ खुली हवा में कूटनीतिक बातचीत और राष्ट्रीय पर्वों पर होने वाला एट होम कार्यक्रम भी इसी लॉन में आयोजित किया जाता है। यदि आप 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच इस ऐतिहासिक बगीचे को खुद देखना चाहते हैं तो राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जाकर अपना मुफ्त ई-पास अवश्य बुक कर लें। याद रखें कि एंट्री नॉर्थ एवेन्यू के पास स्थित गेट नंबर 35 से होगी। तो यह थी अमृत उद्यान के बनने की पूरी कहानी। अगर आपको
यह ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दिल्ली के ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए दिल्ली ज्ञानकोश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं दिल्ली ज्ञानकोश। जय हिंद।